पूर्वामंत्रण से अमर बहादुर सिंह का आप सबको नमस्कार, राम राम। मित्रों, चुनाव की तिथि अब घोषित होने वाली है। 10 दिन 15 मार्च तक मेरे ख्याल से घोषित हो जानी चाहिए और सारी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पे काम कर रही हैं। ये इस बार का चुनाव में मोदी जी का जो ये नारा है 370 प्लस भाजपा और 400 पार एनडीए, ये नारा बहुत गूंज रहा है और वास्तव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए एक एक सीट पर अपना गुणागढ़ कर करके काम भी कर रही है ताकि जो ये नारा है उसको मुकम्मल किया जाए। लेकिन क्या ये नारा मुकम्मल करने की बात हम कर रहे हैं, वो हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये हम विभिन्न राज्यों में कहाँ सीटें घट सकती हैं, कहाँ बढ़ सकती हैं, इसके आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसका अनुमान आप भी लगाते होंगे और लगाएंगे भी। दूसरी ओर कांग्रेस जो पिछली बार जो 52 सीट पाई थी उसमें वो कितना बढ़ोतरी कर रही है या उसमें कितनी कमी आ रही है, इसके ऊपर भी बहुत निर्भर होगा कि ये भाजपा बढ़ेगी या घटेगी। अगर कांग्रेस नीचे आएगी तो निश्चित रूप से है कि भाजपा और एनडीए जो है वो ऊपर जाएगी, और अगर कांग्रेस ऊपर जाती है तो ये 400 का आंकड़ा उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। राज्यवार अगर हम देखें, उत्तर भारत की ओर से अगर चले हम, तो जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है, पहले हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। वहाँ पे कांग्रेस की स्थिति ऐसा कुछ नहीं है कि लोकसभा की सीटें वहाँ पे कुछ बढ़ जाएं। जो स्थिति पहले थी वो वही स्थिति आज भी है। उसके नीचे अगर आते हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले बार 4 की चारों लोकसभा भारतीय जनता पार्टी को थी। इस बार भी कांग्रेस ने, हालांकि वह सरकार बदलने के बाद ये लगा था कि एक सीट जो मंडी वाली जो सीट थी थोड़ी कमज़ोर लग रही थी और वहाँ लोकसभा का जो एक सीट थी वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकती थी। लेकिन अभी जो ये राज्यसभा का जो चुनाव हुआ और जो अंदरूनी जो लड़ाई हुई, उसको देख करके ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी फिर वहाँ पे चारों की चारों सीट अपने झोली में कर सकती है। वहाँ भी कांग्रेस पहले के जैसे ही होगी, यानी कि अब तक जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों जो है वो करीब करीब बराबर चल रहे हैं। अब आ जाइए पंजाब में कुल 13 सीटें हैं और पिछली बार कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी और उसमें 8 सांसद उनके वहाँ से जीते थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत बढ़िया काम किया। और कांग्रेस की ये दूरदर्शिता है, क्या कहा जाए, कि उनको वहाँ से वो हटाने का सोचा। और आज की स्थिति में वहाँ पे आप पार्टी का अपना एक मुख्यमंत्री है, बहुत बड़े पैमाने पे आपके तरफ वोटर का रुझान हुआ और विधानसभाओं में उनका पूर्ण बहुमत है। लड़ाई जब होगी जब लोकसभा में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस वहाँ पे नुकसान करेगी। 13 में 8 पिछले बार पाई थी, इस बार 3-4 सीटों का वहाँ पे नुकसान होगा। तो पहला नुकसान तो कांग्रेस को पंजाब में हो गया। हरियाणा में आ जाइए। हरियाणा में इस बार, पिछले बार 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, सभी 10 सीटें। इस बार लग रहा था कि 2 सीटें जो है भाजपा को गंवानी पड़ेगी जो है, एक में जिसमें कि वो वीरेंद्र सिंह जो हैं जो भाजपा के विरोध चले गए हैं, और एक जो है वो हुड्डा जिस क्षेत्र से लड़ते हैं जो है, ये 2 लोकसभा की सीटें कमज़ोर थी। लेकिन अभी जब जयंत जो है जब वो आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो अब ये स्थिति मजबूत हो गई है और अब फिर इस बार लग रहा है 10 की 10 सीटें वो हरियाणा में अपना जो पोजीशन था भाजपा ने वो बरकरार रखेगी। तो यहाँ भी कांग्रेस की सीटें जो है बढ़ने वाली नहीं है। दिल्ली की वही स्थिति है। दिल्ली में भले ही सीट शेयरिंग दोनों पार्टियों की हो गई है, लेकिन चूंकि वहाँ पे अगर वोट परसेंटेज को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का 56% से ज़्यादा वोट है। तो दोनों अगर मिल भी जाती हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है जो है।
तो भाजपा वहाँ भी जो है अपनी सीट बरकरार रखती है, कांग्रेस का वहाँ पे कोई इजाफा नहीं होना। उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत बड़ा वो भारतीय जनता पार्टी को बल मिल रहा है। पिछले बार जब सपा और बसपा और आरएलडी एक साथ थे, तब जाकर के कुल 16 सीट जो है इनके खाते में आई थी, जो है जिसमें कि कांग्रेस जो है वो एक सीट पे और 15 सीटों पे जो है वो 5 सपा और 10 बसपा ये जीती थी चुनाव। इस बार क्या हुआ है कि जयंत चौधरी के इधर आ जाने से, ओम प्रकाश राजभर के निषाद से, अनुप्रिया पटेल के आ जाने से जो पिछले बार जो कुल 49 समथिंग वोट था एनडीए का, अब वो जो है वो 51-52 की तरफ चला गया है। तो बहुत स्ट्रांग जो है पोजीशन यूपी में बन गई है। और ये ऐसा लग रहा है कि इस बार जो 2014 का जो आंकड़ा था उसका 71 और 73 वाला, उससे ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो बहुत बड़ा फर्क इस बार 19-24 में 19 से होने जा रहा है कि कम से कम 1 दर्जन सीटें उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ जाएंगी। ये बहुत बड़ा बदलाव भाजपा की तरफ होने वाला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात पिछली तरह के जो रिजल्ट थे कमोबेश उसी तरह के आएंगे, उसमें कोई दरार नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसमें एक कांग्रेस के सांसद के टूट जाने से सिंह भूम वाली जो है कोड़ा की जो पत्नी थी वो कांग्रेस से भाजपा में आ गई। तो 1 आध सीट इजाफा ही होगी, उसमें कम नहीं होगा। कांग्रेस की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर वहाँ से कुछ घटता बढ़ता भी है तो वो जो है वो झामुमो का 1 सीट 1 आध सीट बढ़ सकती है, और कांग्रेस को वहाँ से कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बिहार में पिछले बार भी 1 सीट किशनगंज की मिली थी, इस बार भी हो सकता है कि कांग्रेस को अगर ओवैसी अपना कैंडिडेट बहुत मजबूत वहाँ नहीं लड़ाते हैं तो किशनगंज की सीट फिर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और अगर ओवैसी ने वहाँ से अगर चुनाव किसी को लड़ा दिया तो हो सकता है कि ये भी सीट वहाँ से चली जाए। तो यहाँ अगर बरकरार रखती है तो कोई बात नहीं है, घटती है तो यहाँ पर भी कांग्रेस जो है कुछ कमजोर बनाएगी। अब हम चलते हैं थोड़ा महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो इस बार एनडीए के गठबंधन को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन चूंकि उधर देखा जाए तो एनसीपी भी टूट गई और शिवसेना भी टूट गई, इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कितने वोट जो है वो एनसीपी में अजीत के गुट के साथ है और कितने वोट जो है वो शरद पवार के साथ है। और यही चीज़ जो है शिवसेना में कि कितने जो है ये शिंदे के साथ है और कितने जो है वो उद्धव जी के साथ है। लेकिन ये चर्चा में है या देखने से भी लग रहा है कि शिवसेना में वोटों के बंटवारों में देखा जाए शिंदे और उद्धव के वोटों में, तो निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि 65 से 70% जो वोट शिफ्टिंग है वो उद्धव के पास है और एकनाथ शिंदे के पास कम है। और एनसीपी में अजीत पवार और शरद पवार में लगभग बराबर का, या अजीत पवार संगठन के मामले में कमजोर नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो टक्कर जो दोनों की बराबरी है। अब इसमें 2 बातें होंगी जो है, चूंकि भाजपा का जो वोट है वो एक जगह है और कांग्रेस का जो है वो एक जगह है। इन दोनों के वोटर जो है इंटैक्ट है जो है। हालांकि कांग्रेस में इधर कुछ जो है वो सांसद और विधायक पुराने जो है वो साथ छोड़कर के वो भाजपा में गए हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस का वोट जो है वो इंटैक्ट है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आएंगे कुछ वो इस तरह से आएंगे कि कांग्रेस की भी सीटें बढ़ेगी और भाजपा की भी सीटें बढ़ेगी। भाजपा जितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी उन सब सीटों पर वो विजयी होगी, ये मेरा मानना है। लेकिन गठबंधन के तौर पर महाराष्ट्र में भी एनडीए को जो पिछले बार 41 सीट पाई थी, हमें नहीं लगता है कि वो 41 का आंकड़ा छुएगी। निश्चित रूप से उसमें 4-5 सीटें वहाँ पे वो कम होगी। कांग्रेस के अपने जो कैंडिडेट हैं, अपने जो सांसद वो कुछ बढ़ सकते हैं। शरद पवार और उनके शिवसेना उद्धव के जो सांसद की संख्या 18 थी वो बढ़ेंगे, ऐसा संशय है जो।
तो कुल मिला-जुला के कांग्रेस की यहाँ पे हल्की जो है महाराष्ट्र में बढ़त हो सकती है। लेकिन इधर बीजेपी भी महाराष्ट्र में अपनी सीटें बढ़ाएगी, हालांकि एनडीए जो है वो कम रहेगी। तो महाराष्ट्र का कुछ इस तरह का है। अगर हम चले जाते हैं और नीचे थोड़ा सा दें, देखिए पिछले बार गोवा में 2 सीट में, उत्तरी जो गोवा था वो भाजपा के पक्ष में था, दक्षिणी गोवा भाजपा के पक्ष में नहीं था। लेकिन अब वहाँ के आप पार्टी जो जो थी वो भाजपा में आ जाने से अब वहाँ का जो भाजपा जो नेतृत्व है वो दोनों ही उत्तरी और दक्षिणी गोवा दोनों ही लोकसभा सीटों पर ये अपना कब्जा कर सकती है। कहने का मतलब है कि वहाँ एक सीट का भाजपा को इजाफा होगा। और नीचे हम अगर चलते हैं कर्नाटका में, कर्नाटका की स्थिति देखिए, पिछले बार क्योंकि जब 19 में चुनाव हुआ था तो उस समय जेडीएस जो है वो कांग्रेस के साथ थी और तब भारतीय जनता पार्टी 25 सीट पाई थी। इस बार जेडीएस जो है वो भाजपा के साथ आ गई है। तो हमें जो लग रहा है कि भले ही वो इस बार जो चुनाव हुए हैं विधानसभाओं में उसमें कांग्रेस की सीट बढ़े हैं, वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, लेकिन ये वोट परसेंटेज जो बढ़ा हुआ है वो एक मुस्लिम वोट जो आ गया है उसके कारण बढ़ा है। बाकी जो है वो हिंदू वोट जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। अब जब जेडीएस साथ में आएगा तो इस बार जेडीएस का वोट भी जो है वो बीजेपी के साथ रहेगा। और हमें नहीं लगता है कि जो 25 का जो आंकड़ा था 19 वाला उसमें कोई कमी आएगी, उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी ही होगी। 25 से हो सकता है कि 26 हो जाए, 27 भी हो सकती है जो है। तो कर्नाटक में भी सीट जो है कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी। कांग्रेस का कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। केरल में देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मेहनत से काम की है और वहाँ कहा जाता है कि आरएसएस का बहुत पुराना कैडर है, लेकिन केरल में बहुत बढ़ोतरी हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन जब मैं 2019 का आंकड़ा देख रहा था तो उसमें सबसे जो वहाँ के अच्छे लीडर हैं शशि थरूर जी, वो बहुत कम मार्जिन से वहाँ पर चुनाव जीते हैं जो है। तो हो सकता है कि एक सीट जो है वहाँ त्रिशूर वाली और त्रिवेंद्रम जो कह सकते हैं वहाँ कांग्रेस एनडीए का एक सीट बढ़ सकती है, भाजपा का बढ़ सकती है। लेकिन इसको हम संशय में रखते हैं, इसमें कोई नहीं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पिछले बार वहाँ से 20 में 15 उसके सांसद थे। निश्चित रूप से केरल में इस बार कांग्रेस वहाँ से उसकी संख्या कम होने वाली है। तो देखिए अगर हम ऊपर से चले हैं तो पंजाब में भी कम हुआ, इधर गोवा में कम हुआ, इधर केरल में भी कम हुआ। तमिलनाडु में पिछले बार शायद उनकी संख्या मेरे ख्याल से 8 या 10 के आसपास थी। इस बार वहाँ से भी संख्या उनकी कम होनी है जो है। भाजपा एक जो सीट, हमें तो कन्याकुमारी वाली सीट हमें जो लगता है वो एक सेफ सीट है कि उसके पक्ष में आएगा। लेकिन अभी जो आंकड़े कुछ तो मैं सर्वे देख रहा हूँ वो 5-5 सीट दे रहे हैं, हमें नहीं लगता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कन्याकुमारी की एक सीट जो है वो भाजपा के पक्ष में जाएगी जो है। देखिए अब ये जो सर्वे लोग करते हैं इनका क्या आकलन होता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा जो है हर लोकसभा में विधानसभा वाइज क्या परसेंटेज रहा है और पिछले चुनाव को देखते हुए मैं अपना निर्णय देता हूँ जो। मैं ऐसा नहीं है कि हम कोई सर्वे करते हैं या लोगों से कोई फीडबैक लेकर के हम अपनी बातें करते हैं। मैं पूरा का पूरा जो भी डाटा हमारे सामने है, उपलब्ध है हमारे सामने पिछले चुनाव का, उसी आधार पर हम सीटों का आगे पीछे और की बात करते हैं। अब इधर आ जाइए आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पिछले बार कांग्रेस 0 थी, इस बार भी जीरो रहेगी। भाजपा पिछले बार भी 0 थी, इस बार भी 0 रहेगी। लेकिन एक अंतर आ सकता है आने वाले दिनों में, अगर वहाँ टीडीपी और बीजेपी और पवन कल्याण वाली जो जन सेवा करके है, अगर ये मिल जाती है तो वहाँ आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और हमें लगता है कि तब 15 सीटें जो है वहाँ पे ये गठबंधन 15 से 16 सीटें बहुत ही आराम से जीत जाएंगे। देखिए जब हम लोकसभा का जो अगर 19 वाला रिजल्ट देखिए तो टीडीपी और इसमें रेड्डी साहब के जो पार्टी है उसमें
वोटिंग जो परसेंटेज है उसमें 3-4% का अंतर है जो है, और कहीं कहीं तो ये उससे अच्छा ही प्रदर्शन किए हैं। तो अगर ये जहाँ पे 44% 45% वोट पाई है टीडीपी, और उसके बाद भी अगर हार गई है, वहाँ पर अगर 5-6% उसमें ऐड हो जाता है, तो ये मुकाबला जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ आ सकता है, और हमें लगता है कि ये 15 से ज़्यादा भी सीट हो सकती है। तो अगर ये बदलाव होता है तो वहाँ पे एक मेजर बदलाव होगा, लेकिन कांग्रेस में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। इस यहाँ पे ये भी जो है एनडीए में बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे ही आ जाइए उड़ीसा में भी कुछ कुछ पोजीशन कांग्रेस की वहाँ भी बढ़ने वाली नहीं है। वहाँ उड़ीसा में वही जनता दल और भाजपा के आमने सामने है। पूरी की सीट हो सकता है कि इस बार एक और ऐड हो जाए। पिछले बार समित पात्रा वहाँ से चुनाव हार गए थे, इस बार बहुत मेहनत किए हैं। इस बार हो सकता है कि 1-2 सीटें वहाँ से भाजपा की बढ़ जाएं। तेलंगाना में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, और चूंकि 2 बार से वहाँ पे विधानसभा में टीआरएस जो अब बीआरएस हो गई है, और चंद्रशेखर राव वाली पार्टी वो बड़ी बुरी तरह से हारी है, और उसके जो वोटर हैं ये देखने को मिल रहा है। अभी जो 2 सांसद उनकी पार्टी छोड़ करके भाजपा में आ गए हैं। तो इससे ये लग रहा है कि ये, क्योंकि 2 बार से वो विधानसभा के मुख्यमंत्री वो रहे हैं, तो इस बार लग रहा है कि उनके जो वोटर हैं, और प्लस जो थोड़ी सी हिंदू मानसिकता के हिंदुत्व के नारे को प्रभावित होकर के हैं, ये भाजपा की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। पिछले बार भाजपा को वहाँ 4 सीटें थी, और 4 सीटें ने इस बार ये लग रहा है कि कम से कम 6 सीट तो वहाँ से वो इस बार ले जाएगी, यानी कि 2 सीटों का बढ़ोतरी करेगी। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस भी इस बार तेलंगाना में बढ़ोतरी करने वाली है। पिछली बार उसके बाद 3 सीट थी, इस बार हो सकता है कि वो सीटों की संख्या वो भी 5 या 6 संख्या और बढ़ा ले। तो कहने का मतलब है कि जो केरल में जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई तेलंगाना से कांग्रेस कर लेगी। अब आ जाइए इधर असम की तरफ। असम में भाजपा और असम गण परिषद और एक और जो वहाँ की पार्टियां हैं आपस में मिल करके वहाँ पर जो है वो कांग्रेस की सीटें जो है, एक सीट जो नौगांव वाली सीट थी जो पिछले बार हार गई थी भाजपा, इस बार उस सीट को ये रिकवर करेगी और कांग्रेस वहाँ से एक सीट लूज करेगी। तो वहाँ जो क्षेत्रीय पार्टी है अजमल वाली, वो सीट एक आध बढ़ा सकती है। कुल मिला जुला करके 14 सीटों में 10 से 11 सीट जो है इस बार वहाँ पे भाजपा और उसके सहयोगी वहाँ पे जीतने में कामयाब होंगे। पूर्वोत्तर में जो पिछले बार स्थिति थी भाजपा की, वही स्थिति होने वाली है। कांग्रेस को वहाँ से सीटें बहुत नहीं बढ़नी है। क्षेत्रीय पार्टियाँ और ये भाजपा, यही दोनों में वो सीटों का बंटवारा हो सकता है। एक सीट हो सकता है कि मणिपुर में अगर इनके सहयोगी कोई हो तो वहाँ से सीट मिल सकती है, वरना त्रिपुरा वगैरह में, त्रिपुरा में, अरुणाचल में, ये सब जो है वो भाजपा की सीटें हैं। बिहार में मैंने पहले ही बता दिया, और सब ये पार्टियाँ हो गई। तो कुल मिला जुला के ये लग रहा है कि कांग्रेस की इस बार की सीटें पिछले बार से कम आएंगी। कम आने का कारण जो है, एक पंजाब होगा, एक केरल होगा, तमिलनाडु होगा, और जो इनकी कांग्रेस की बढ़ोतरी है वो इतनी बढ़ोतरी नहीं है कि जो कमी हो रही है उसको पूरा कर सके। अब ये जब चूंकि ये जो कमी होगी, यही बल है भारतीय जनता पार्टी को ऐड करने के लिए और 370 का आंकड़ा और 400 तक पहुंचने के लिए। जैसे कि हमने बताया, यूपी में ही 12 सीटें बढ़ जाएंगी जो है, असम में सीटें बढ़ी, तेलंगाना में सीटें बढ़ी, तमिलनाडु में बढ़ी, और ये जो आंध्र में जो मैंने बताया वो बढ़ने के लिए। तो ये सब समीकरण मिल करके 400 का आंकड़ा तो मुझे थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन 370 प्लस का आंकड़ा तो बहुत ही आसानी से मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए पिछले बार 352 एनडीए के घटक में इनके पास था इनके। अब 352 में यूपी के ही 12 अगर सीट कवर कर लेती है, जोड़ लीजिए, तो 352 और 12 कितने हो गए, कुल 364 हो गया। और जैसे कि एक सीट बता रहे हैं कि वो तमिलनाडु में बढ़ जा रही है 65, एक सीट इधर
असम में बढ़ जाएगी 66, तेलंगाना में 2 सीट बढ़ जाती है 68, कर्नाटका में 1 सीट बढ़ जाती है 69। तो कहने का अर्थ ये है कि ये 370 के आसपास आंकड़ा पहुंच जाएगा एनडीए का, भाजपा का अकेले नहीं। तो और चुनाव आते आते देखिए, अभी अगर ये एनडीए वाला जो हाँ, इसमें अभी हमने ये आंध्र प्रदेश की जो संख्या जो 14-15 बताई थी, इसमें ऐड नहीं हुआ। अगर वो ऐड हो जाएगा तो फिर 379 378 के आसपास भाजपा पहुंच जाएगा, एनडीए पूरा का पूरा पहुंच जाएगा। तो 400 भले न पहुंचे, एनडीए 370 के पार जाएगा। और कांग्रेस की जो पहले बार स्थिति जो 50-52 सीट पाई थी, इस बार 50 से उसका नीचे रहेगा। ये मेरा आकलन है। मित्रों, ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरा अगला वीडियो अगर आता है तो आप तक जल्दी पहुंच जाए। नमस्कार।